Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcome to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh, and we will further proceed with the lecture series of REC, and our next topic will be compressor. Let's start. First, in a refrigeration cycle there are 5 basic components. जैसा कि हमने रेफ्रिजरेशन के सिस्टम्स की स्टडी की थी, जैसे VCRS पढ़ा था, VARS पढ़ा था, तो हमने उनमें पढ़ा था कि बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें 5वां जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास रेफ्रिजरेंट, जिसको वर्किंग मीडियम कहते हैं। तो जो 5 कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक हो गया फ्लूइड रेफ्रिजरेंट। उसके अलावा मैकेनिकल जो कंपोनेंट है वो है, एक होगा कंप्रेशर, एक होगा कंडेंसर, एक होगा एक्सपांशन वाल्व और एक होगा इवेपरेटर। जैसा हमने स्टडी की थी उसमें सबसे पहले लगा होता है इवेपरेटर। इवेपरेटर क्या करता है, जिस सिस्टम को कूल करना है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है। इवेपरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा और जिस सिस्टम को कूल करना होगा वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इवेपरेटर में लिखा है यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्पेस विच हैव टू बी कूल्ड। इवेपरेटर के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है जिसने हीट एब्जॉर्ब की है उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को हाई करता है। कंप्रेशर के बाद नेक्स्ट डिवाइस लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट जाता है तो जो हीट उसने अभी तक एब्जॉर्ब की है वो हीट अपने सराउंडिंग को रिजेक्ट करता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। उसके बाद लगा होता है एक्सपांशन वाल्व या एक्सपांशन डिवाइस, जहाँ से वो क्या करेगा, अपना रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होंगे और वो इवेपरेटर प्रेशर तक लाया जाएगा। तो ये होते हैं 4 बेसिक कंपोनेंट। अब हम जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें इन्हीं कंपोनेंट के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इनके टाइप्स, इनकी वर्किंग। तो फर्स्ट हम जो शुरुआत करने वाले आज के लेक्चर में वो शुरुआत करेंगे हम कंप्रेशर की। तो रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेशर, ए मशीन दैट इज़ यूज्ड टू कंप्रेस द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपरेटर and to raise its pressure so that the corresponding saturation temperature is higher than that of cooling medium। एक बार VCRS का डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा जब हम कंप्रेशर पढ़ रहे हैं उस टाइम, क्योंकि वहीं से चीज़ें लिंक होगी। इवेपरेटर का जो एग्जिट होता है वहाँ पे हमें वेपर स्टेट में रेफ्रिजरेंट मिलता है, या तो सैचुरेट होगा या फिर सुपर हीटेड स्टेट में होगा। तो वहाँ से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो जाता है कंप्रेशर में। कंप्रेशर क्या करता है, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हम इतना प्रेशर उसका बढ़ाना चाहते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, जब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाएगा तो सराउंडिंग एक मीडियम होगा जिसको बोलेंगे कूलिंग मीडियम, जिसको वो हीट रिजेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कूलिंग मीडियम है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम क्या चाहेंगे कि कंप्रेसर के एग्जिट पे जो रेफ्रिजरेंट निकले उसका टेम्परेचर 35 से अबव हो, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट उस कूलिंग मीडियम को रिजेक्ट कर सके, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। तो हमारी कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंप्रेशर से हम रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ करते हैं, और टेम्परेचर हम इतना इंक्रीज़ करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो कूलिंग मीडियम लेंगे कंडेंसर में उससे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पहुँच जाए। सेकेंड पॉइंट, मशीन यूज टू कंप्रेस द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपरेटर एंड कंप्रेशर रेज द प्रेशर ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट। यही चीज़ हमने पढ़ी कि बेसिकली जो कंप्रेशर होता है वो एक ऐसी मशीन है जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इवेपरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक पहुंचा देता है। ठीक है, कंप्रेस कर रहे होते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। यहाँ पर कंप्रेशर में क्या होगा, हमें वर्क सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है कंप्रेशर। कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्स सम वर्क डन ऑन इट ड्रिवन बाय सम प्राइम मूवर। बेसिकली इसको रन करवाने के लिए हमें किसी मोटर या एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है इसको वर्क की सप्लाई करने के लिए। इट ऑल्सो कंटिन्यूसली सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम। बेसिकली क्या करता है कंप्रेशर, ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली इवेपरेटर से रेफ्रिजरेंट लेगा, उसको कंप्रेस करेगा, कंडेंसर को सप्लाई करेगा, और कंडेंसर कंटिन्यूसली किसको, थ्रॉटलिंग वाल्व को या एक्सपांशन डिवाइस को। तो वहाँ से कंटिन्यूसली क्या होता है, सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है। तो ये थी बेसिक रेफ्रिजरेट कंप्रेशर की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब कंप्रेशर को जो क्लासीफाई करते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इनमें से जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ वही कवर करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में मैंने सबको इंक्लूड कर दिया, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ रहेगा मेथड ऑफ कंप्रेशन। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कंप्रेशन। सिंपल सी बात है, कंप्रेशन में क्या होता है,
कंप्रेशन में इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आता है, उसको कंप्रेस करते हैं और उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। अब उसको कंप्रेस करने के तरीके होते हैं अलग अलग, तो उन तरीकों के आधार पर उनको डिवाइड किया गया 3 टाइप में। फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, सेकंड है रोटेरी कंप्रेशर और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ये तीनों हमारे सिलेबस में है, इसलिए ये तीनों हमें अच्छे से कवर करने हैं। बेसिकली कंप्रेशन के मेथड के अकॉर्डिंग कंप्रेशर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन रेसिप्रोकेटिंग, सेकंड रोटेरी एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। सेकंड टाइप में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। जैसे कि आईसी इंजन में हम पढ़ते थे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, वैसे ही सिंपल है कि अगर वर्किंग स्ट्रोक कितने हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर और डबल एक्टिंग कंप्रेशर में। थर्ड क्लासिफिकेशन का मेथड हुआ नंबर ऑफ स्टेजेस, कि हम उसको कितनी स्टेज में कंप्रेस कर रहे हैं। अगर सिंगल एक ही स्टेज में कंप्रेस करके डायरेक्ट उसको कंडेंसर को सप्लाई कर रहे हैं इवापोरेटर से, तो वो सिंगल स्टेज हो जाएगा, और अगर उसमें 2 हम स्टेज में उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो मल्टी स्टेज या मल्टी सिलेंडर कंप्रेशर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ टाइप है कि जो हम ड्राइव यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से कंप्रेशर को रन करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट ड्राइव और सेकेंड इज बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का मेथड है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ प्राइम मूवर, यानी जिसकी हेल्प से हम कंप्रेशर को रन करवा रहे हैं उसको हमने कहाँ रखा है, कहाँ लोकेट किया है। उसके बेस पे भी 2 टाइप है, एक हर्मेटिक और एक सेमी हर्मेटिक। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रोटेरी कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर एंड थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम हर्मेटिक एंड सेमी हर्मेटिक के बारे में। हर्मेटिक और सेमी हर्मेटिक कंप्रेशर ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं रेगुलरली। 1 साल 2 साल बाद ये क्वेश्चन आता ही आता है हर्मेटिक एंड सेमी हर्मेटिक के बारे में। तो इसीलिए अपने सिलेबस में ना होते हुए मैंने यहाँ पे कोशिश की कि हर्मेटिक और सेमी हर्मेटिक हम इंक्लूड करें। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर से। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जैसा हम आईसी इंजन में पढ़ते हैं, बेसिक जहाँ से हम शुरुआत करते हैं आईसी इंजन की, सेम वही तरीका है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का। आईसी इंजन में क्या होता है, एक इंटेक वाल्व होता है, जहाँ से सेकेंड ईयर में जो हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में सेम वही है, आईसी इंजन के अंदर जो पढ़ा था सेम वही मेथड रहेगा। इंजन में क्या होता है, एक इनलेट वाल्व होता है जहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। अंदर क्या होता है, एक स्पार्क प्लग लगा होता है जिसकी हेल्प से उसको बर्न करवाते हैं। फिर एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है जिसकी हेल्प से जो गैसेस वगैरह है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है। सेम वही मेथड रहता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में, सिर्फ फ़र्क इतना आ जाता है यहाँ कोई स्पार्क प्लग नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को जलाना नहीं है, हमें सिर्फ रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है। तो सिंपल सा है, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होगा उसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, उसके अंदर एक पिस्टन लगा होगा, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, पता है सबको टीडीसी बीडीसी थर्मोडायनेमिक्स का एकदम बेसिक पार्ट होता है। टीडीसी बीडीसी क्या होता है, सिलेंडर में पिस्टन जहाँ तक अपर जा सकता है वो कहलाता है उसका टॉप डेड सेंटर, और बॉटम में सिलेंडर जहाँ तक पहुँच पाता है पिस्टन वो उसका कहलाता है बॉटम डेड सेंटर। जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन मूव करता है तो इनटेक वाल्व ओपन होगा और रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। डायग्राम में देखो, इनटेक वाल्व से क्या होगा, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो इंटेक वाल्व ओपन होगा, और इंटेक वाल्व ओपन होने से जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर हो जाएगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि जब टीडीसी से बीडीसी जाया जा रहा है तो सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर कम हो रहा है तो हमेशा जो फ्लूइड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो इनसाइड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से इंटेक वाल्व ओपन होगा और जो रेफ्रिजरेंट है वो अंदर की तरफ सप्लाई होगा। अब जो पिस्टन है वो मूव करेगा वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम कम होगा और सिस्टम को कंप्रेस करेगा रेफ्रिजरेंट को। इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा किसका, रेफ्रिजरेंट का। अब क्या होगा, इस कंप्रेशन के बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट की सप्लाई हो जाएगी कंडेंसर को। तो ये बेसिक था, अब इसको समझ लेते हैं। ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और पिस्टन कंप्रेशर
रेसिप्रोकेटिंग को हम दूसरा नाम देते हैं पिस्टन कंप्रेशर, इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर दैट यूजेस पिस्टन्स ड्रिवन बाय ए क्रैंकशाफ्ट टू डिलीवर गैसेज एट हाई प्रेशर। बेसिकली जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होते हैं उनका दूसरा नाम होता है पिस्टन कंप्रेशर, जिसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर भी कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको कंप्रेस करके कंडेंसर तक हाई प्रेशर के रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करते हैं। बेसिकली जो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होते हैं इनको यूज़ करते हैं ऑयल रिफाइनरीज में, गैस पाइपलाइंस में, केमिकल प्लांट्स में और रेफ्रिजरेशन प्लांट में। Compressor in which the vapor refrigerant is compressed by the reciprocating motion of the piston are called reciprocating compression। इनको reciprocating compression क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें पिस्टन का मूवमेंट होता है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे, यानी पिस्टन के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस किया गया है। इसी वजह से इस कंप्रेशर को बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। These compressors are used for refrigerant which have comparatively low volume per kg and a large differential pressure। ये जो लाइन है यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ी है लास्ट वाली, कि कितने लो वॉल्यूम के लिए, हाई वॉल्यूम के लिए है, या फिर हाई प्रेशर या लो प्रेशर के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कौन सा कंप्रेशर सुटेबल होगा, हाई वॉल्यूम के लिए, लो वॉल्यूम के लिए। ये वॉल्यूम पर केजी, यानी ये बात हो रही है यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो या तो एग्जाम में गिवन होगा लो वॉल्यूम पर केजी या लो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कहा जा सकता है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है वो बेस्ट रहता है उन रेफ्रिजरेंट के लिए जिनके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू हो कम और जिनके लिए लार्ज प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना हो, यानी इवापोरेटर और कंडेंसर के प्रेशर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब उसको ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। These compressors are available in size as small as 1/12 kilowatt, which are used in small domestic refrigerators, and up to about 150 kilowatt for large capacity installations। बेसिकली जो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होते हैं वो स्मॉल से लेकर लार्ज साइज में भी अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कंप्रेशर जिसको पावर की रिक्वायरमेंट है 1/12 किलोवाट, ये सबसे स्मॉल साइज में कंप्रेशर मिलता है। जबकि जो लार्ज कैपेसिटी की इंस्टॉलेशन होती है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट हो गए, वहाँ पर भी इनको यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग को, जहाँ पर 150 किलोवाट पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ये हमने बेसिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर की वर्किंग देखी। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, ऐसे प्रिंसिपल को क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए जो डायग्राम है उसमें ऊपर बना हुआ है सिलेंडर हेड, जिसमें एक साइड लगा हुआ है सक्शन, वो इनटेक वाल्व है, दूसरी साइड लगा हुआ है डिस्चार्ज जो कि एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पे सक्शन में नीचे लगा हुआ है सक्शन वाल्व बोल दो या इनलेट वाल्व बोल दो, डिस्चार्ज वाल्व बोल दो या फिर एग्जॉस्ट वाल्व बोल दो। नीचे की साइड वहाँ पर जो है वो है सिलेंडर, सिलेंडर में लगा हुआ है पिस्टन, पिस्टन कनेक्टेड है कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की हेल्प से पिस्टन को हम रोटेट करवाते हैं, या इस इंजन में पड़ा है। सबसे पहले पिस्टन मूव करना शुरू करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे ना बोल के हम बोलेंगे TDC टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। तो क्या होगा, जो पिस्टन के ऊपर वाला वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, प्रेशर अंदर का कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से इनलेट वाल्व ओपन होगा और इनलेट वाल्व से सप्लाई होगी रेफ्रिजरेंट की। सेम जो मैं वर्डिंग बोल रही हूँ, अगर ये एग्जाम में आप लिखते हो तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या कि जो पिस्टन है वो TDC से BDC की तरफ मूव करेगा, जिससे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से इंटेक वाल्व ओपन होगा, रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा सिलेंडर के अंदर। अब नेक्स्ट जब बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंच गया है, डायग्राम C में देखो, डायग्राम C में पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, पिस्टन अब मूव करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, वापस BDC से TDC की तरफ। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या होगा, कम, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हैं, और रेफ्रिजरेंट को यहाँ क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। तो अब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंप्रेस होगा और एक लिमिट के बाद, जो हमारी रिक्वायर्ड लिमिट है कि हमें इतना प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसी होती है कि इस लिमिट तक हमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व कनेक्टेड होता है किससे, कंडेंसर से। तो यहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट की सप्लाई कर दी जाएगी कंडेंसर को। इनलेट वाल्व कनेक्टेड होता है इवेपोरेटर से,
जब प्रेशर ड्रॉप होगा इनसाइड तो इवेपोरेटर से सप्लाई होगी इनलेट वाल्व के थ्रू कंप्रेसर को। जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और एग्जॉस्ट वाल्व से सप्लाई होगी कंडेंसर को। तो ये बेसिक वर्किंग थी किसकी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है कंप्रेसर का एक टाइप, जिसमें क्या थे, मेथड ऑफ कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने कंप्रेसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेरी एंड सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे रोटेरी कंप्रेसर से। थैंक यू।